हाँ बोलो। देखो जो भी आ रहा है वही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जानूंगा ना क्या थॉट्स है तुम्हारे क्वेश्चन को लेके। और मुझे समझ नहीं आया। फिर कोई, चलो कोई और बोलना चाहेगा? हाँ भैया। रुक जाओ, तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ। आर्यन, आर्यन नया बच्चा है क्या? भैया मैं अभी अभी आया हूँ। अच्छा, मतलब अभी इंस्टीट्यूट में अभी जुड़े हो? नहीं, मैं अभी मीटिंग ज्वाइन किया हूँ। पिछले मीटिंग में थे क्लास में? वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। जूही, तुमने क्या सोचा इसमें? चलो वैष्णवी, तुम ही बताओ क्या करना है, बोलो। भैया ये बलून ग्राउंड से राइज करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब 8 सेकेंड पे इसका हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल, तो वो हम ठीक लोग है। के पास 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद इसका डिस्टेंस निकालेंगे ग्राउंड से, तो डिस्टेंस 40 मीटर्स है। ठीक है। और फिर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला भी उसमें पुट कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग 10 मान लेंगे, क्योंकि ठीक है। इसका वेलोसिटी जो है अब ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए -10। ठीक है। और फिर उसके बाद -10 इंटू टी प्लस 5t², तो फिर यहाँ से टी का 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक तो है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे 4 सेकेंड। ओके, अब देखो उसने क्या बोला मैं समझा। क्वेश्चन क्या करा ये भी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो उसने क्वेश्चन क्या बोला कि एक बैलून है। यहाँ पे बैलून, वो वाला बैलून जिसमें नहीं चढ़ के जाते हैं ऊपर, ये वाला जो होता है दिस, ये है बैलून, वो बैलून नहीं। ठीक है, सबसे पहले बैलून से कंफ्यूज मत कर जाना। मैं बैलून को एक डब्बा बना रहा हूँ अभी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बैलून है जो कि जमीन से चलना शुरू किया, स्टार्ट्स। स्टार्ट्स मतलब क्या है कि u बराबर 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसका ऊपर का एक्सेलरेशन 1.25 दे रखा है, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है। t इजिकल टू 8 सेकेंड के बाद ये बैलून कुछ ऊपर आ जाएगा। लेटर सपोज ये बैलून यहाँ आ गया t इजिकल टू 8 सेकेंड के पास। अब यहां से इसने एक बॉल को रिलीज कर दिया। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि ये बॉल को रिलीज करने के बाद ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अब थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करते हैं। t इजिकल टू 8 सेकेंड तक ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो पहले तो ये निकाल लो, क्योंकि अगर मुझे ये निकालना है कि कितना टाइम लगेगा तो मुझे ये तो पता करना पड़ेगा ना कि उसको कितना ऊंचाई से छोड़ा गया है। तो पहले तो निकालो, क्योंकि यहां से छोड़ा गया है जहां पे बैलून, 8 सेकेंड के बाद बैलून कहाँ होगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। अब हमारे पास यू तो 0 है, क्योंकि मैं बोल रखा हूँ स्टार्ट में, स्टार्ट कर रहा है तो यू 0 है। एस बराबर हाफ 1.25 इंटू 64, 8 का स्क्वायर 64, 32। ये कितना आ जाएगा? 125 5/4 इंटू 32, 40 मीटर्स। 40 मीटर्स, यानी कि बैलून 8 सेकेंड के बाद ग्राउंड से 40 मीटर की ऊंचाई पे होगा, वहां से छोड़ेगा। ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 40 मीटर से कोई चीज को रिलीज किया गया तो उसको यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा, कोई बताएगा? जूही, हाँ सॉरी जूही बोलता। अब वैष्णवी अभी तुम कुछ मत बोलना यहाँ पे क्या कर रहा, ठीक है। इसके अलावा कोई हो, वैष्णवी के अलावा कोई बताना चाहेगा कि अगर मैं छोड़ दूं तो कितना टाइम लगे आने में? अगर मैं इस हाइट से किसी बॉल को छोड़ देता हूँ तो 40 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा?
अरे कोई तो कुछ बोलो। बोलो बोलो। अगर मैं यहाँ से किसी चीज को रिलीज कर देता हूँ तो 40 मीटर्स गिरने में कितना टाइम लगेगा? चलो मुझे ना किसी से पूछना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हाँ दिव्यांगी बताओ। डरते किससे हो तुम लोग, हमको ये समझ में आता। 40 मीटर हाइट को 40 बराबर हाफ इंटू जी टी स्क्वायर करो ना भाई। यू जीरो है ना, रिलीज किया गया है। तो टाइम कितना आ गया, 80/10 का रूट, दैट इज इक्वल टू 8 का रूट सेकेंड। चलो आ गया √108 सेकेंड। इसमें क्या था, 40 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर रिलीज किया गया ना, छोड़ दिए उस पॉइंट से। तो मान लो टी टाइम लगा, तो 40 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी निकल गया हम लोग का √108 सेकेंड। अगर ऐसा केस होता ना तो आंसर √8 होता, बट इस केस में एक अंतर है, इसलिए इसका आंसर कुछ और होगा। वो अंतर क्या है वो जूही बताएगी। बताओ। श्रेया। अनिकेत है क्या? हाँ भैया, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अंतिम में जो छोड़ा था उस दिन, ये वाला अंतिम में दिया था ना ये क्वेश्चन उस दिन लास्ट भैया क्लास। लास्ट क्लास में आया नहीं था। उज्जवल तुम ही बताओ क्या अंतर होगा। भैया इसमें वो बैलून से छोड़ा गया ना, तो वहां पे उसका जो वेलोसिटी होगा वो भी तो लेगा ना। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को लेकर जो उज्जवल बोल रहा है अभी, कि भैया ये जब आप रिलीज किए हो ना, तो हमने उस दिन बताया था ना, उस दिन उस लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि अगर तुम किसी चलते हुए चीज से किसी को छोड़ते हो ना, तो उस चलते हुए चीज का भी स्पीड उसके अंदर आ जाता है। एक्सलरेशन नहीं आता बट स्पीड आता है। तो वही होगा यहाँ पे, कि इस समय जो बैलून का स्पीड होगा वो इसके पास भी होगा। इसका मतलब इस केस में क्या है, कि जब तुमने इसको रिलीज किया ना तो उस समय इसके पास ऊपर कुछ स्पीड होगा। तो हमें अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब होगा क्या कि ये बैलून, ये बॉल पहले छोड़ने के बाद कुछ ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा ऐसे करके। तो अब हमें उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए पहले बैलून का स्पीड निकालो। स्पीड कैसे निकालेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस 80, यू जीरो है 1.25 इंटू 8, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉल को जब छोड़ा गया तो बॉल के पास ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, उसको जाना नीचे 40 है। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, -40 बराबर 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस क्यों मैंने लिया, क्योंकि मैं ऊपर को पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसलिए 10 के आगे पॉजिटिव साइन है। जी नीचे की तरफ लगा इसलिए माइनस साइन, 40 भी नीचे की तरफ है इसलिए माइनस साइन। अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें टी बराबर 4 सेकेंड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में खासियत यही था ना, कि जब बैलून से बॉल को रिलीज किया गया है ना, तो बॉल के पास भी बैलून का स्पीड आ जाएगा। बस इस चीज को ध्यान में रखते रहा। बाद में ये क्वेश्चन बहुत आसान था। सिंपल बात है ना, बैलून यहाँ से यहाँ जाएगा, बॉल रिलीज होगा, बॉल नीचे गिरेगा, गिरने में टाइम कितना लगेगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। समझ में आया? जिसको इसको समझ में आ गया हैंड रेज कर दो। हाँ, यहाँ भी कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हो। समझ आ गया भैया। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक तो क्वेश्चंस हो गए थे। अब 1 मिनट रुक जाओ, मोशन वाला बात हो गया था। ग्राफ्स, एक क्वेश्चन और कर दो, इस बार का मेंस का क्वेश्चन, जेई मेंस का ये क्वेश्चन है इस बार का। तो ये क्वेश्चन देखो होता है, मैं लिख देता हूँ। ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एट रेगुलर
interval from roof of building of height 16 meter. First drop strikes the ground at the same. है तुम लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत होता है क्या? मतलब क्वेश्चंस का इंग्लिश जो होता है, ऐसा भी दिक्कत है क्या किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। मेन बात क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आता। मैं भी अपना भी एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे मैं खुद को छुट्टी में, बहुत सारा केस ऐसा होता है कि इंग्लिश नहीं समझ में आने से ना क्वेश्चन नहीं समझ में आता। अगर वैसा कोई प्रॉब्लम है थोड़ा सा इंग्लिश सुधार लो। कभी तुम 10th में हो ना, तो टाइम है तुम लोगों के पास। बिटवीन which drop in air when the first drop reaches the floor pitch। क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूँ तुम लोगों को क्या बोलता है। एक घर है, उसके ऊपर से ऐसा समझो कि पानी ना नहीं होता, कभी कभी बारिश होने के बाद पानी नीचे टप 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 पड़ने लगता है, वैसा ही कुछ केस है। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम रूफ ऑफ बिल्डिंग। रेगुलर इंटरवल मतलब दो बूंद, जैसे पहला बूंद गिरा तो उसके बाद 2 सेकंड बाद दूसरा बूंद गिरेगा, फिर 2 सेकंड के बाद तीसरा बूंद गिरेगा, फिर 3 सेकंड बाद दूसरा, ऐसा है कुछ। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 16 मीटर। यानी रूफ का हाइट कितना है? 16 मीटर का है। The first drop strikes the ground at the same moment as the fifth drop detached itself from the roof। यानी कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड से टकरा रहा है, तब फिफ्थ ड्रॉप डिटैच हो रहा है, निकल रहा है वहां से। हमसे पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ईच ड्रॉप इन एयर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द फ्लोर इज। अब सोचो, फर्स्ट ड्रॉप हिट किया, फिफ्थ निकला, तो बीच में कितने ड्रॉप्स होंगे? 4। 4 नहीं होंगे ना। फिफ्थ डिटैच हो रहा है। अगर तुम फिफ्थ को भी मानते हो तो कोई नहीं, अगर तुम फिफ्थ को भी मान रहे हो तब सही है। लेकिन सोचो बीच में हवा में कौन कौन होने वाले हैं उस इंस्टेंट पे? 3। सेकेंड, बीच में थर्ड, 3। हाँ बीच में, बस वही। तो तुमसे डिस्टेंस किसके किसके बीच में पूछ रहा है? फर्स्ट सेकंड के बीच का, सेकंड थर्ड के बीच का, थर्ड फोर्थ के बीच का, फोर्थ फिफ्थ के बीच का। यानी इन सब के बीच का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। यानी तुम्हें 4 डिस्टेंस को निकालना। निकालो, देखो निकलता है। 5 मिनट देता हूँ।
हुआ? एक मिनट भैया। ट्राई करो। हुआ? भैया तो 4 कोई नहीं। मीटर। 4 मीटर? तुम शायद किसी एक का ही डिस्टेंस निकाले हो 4 मीटर, क्योंकि 4 डिस्टेंस आएंगे टोटल। चलो अपन देखते हैं। कोई नहीं, मुझे पता है तुम लोग से हो जाएगा वो कुछ, बस वो थोड़ा सा टाइम का अंतर है इसलिए। देखो क्या होगा कि जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से गिरा और फिफ्थ ड्रॉप, सॉरी फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे है और फिफ्थ ड्रॉप कैच हो रहा है, सेकेंड कहीं यहाँ होगा, थर्ड हो सकता है कहीं यहाँ हो, फोर्थ हो सकता है कहीं यहाँ हो। तो मुझे इस केस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, इस केस के, इसका और इसका। तुम लोग भैया इसका इसका क्यों नहीं चाहिए? तो तुम समझ सकते हो क्यों नहीं चाहिए। तो बताएगा मैंने इसका इसका क्यों नहीं निकाला, मतलब इसी इसी का निकाल तो मैं इसका भी सकता था, लेकिन जब मैं इसको निकाल लिया तो क्या हुआ मतलब। क्योंकि वो मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा सबके बीच में वही डिस्टेंस होगा। जोड़ के निकाल सकते हैं आराम से, जोड़ के निकाला जा सकता है ना बस। अब देखो इसमें फायदा क्या होगा मैं ये बताता हूँ। ये जो बोल रखा है ना कि रेगुलर इंटरवल, पहले तुम्हें ये रेगुलर इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो जब तक तुम इस रेगुलर इंटरवल को निकालोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। अब तुम बोलो ये रेगुलर इंटरवल कैसे निकालें, कोई हेल्प करेगा? कैसे निकाल सकते हैं रेगुलर इंटरवल? कोई तो बोलो, रेगुलर इंटरवल कैसे निकलेगा? कोई नहीं बोलोगे? अरे अगर इस पहले दूसरे के बीच में टाइम की लगता है तो पहले तीसरे के बीच में कितना टाइम लगेगा? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो? हाँ भैया। आवाज गायब भी हो जा रही है क्या, मतलब क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है इधर। मुझे ये बताओ कि अगर पहला बूंद निकलने में और दूसरा बूंद निकलने में टी टाइम लग रहा है, तो फर्स्ट ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच मतलब टाइम का कितना अंतर आएगा? 2t। 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 सिंपल सा बात है 2t, क्योंकि दूसरा तीसरा के बीच में टी, पहला तीसरा के बीच में 2t। तो मैं टी जोड़ूंगा तो पहला और पांचवे के बीच का टाइम कितना आएगा बताओ? पहला बूंद और पांचवें बूंद के बीच का टाइम कितना आएगा, मतलब पहला बूंद निकलने के बाद कितना देर के बाद टाइम? 4t। 4t। 40। अच्छा, तो यानी कि मेरे पास 4t टाइम में ये ड्रॉप, पहला ड्रॉप यहाँ से यहाँ पहुंच गया 40 टाइम में। टाइम क्या होता है, यहाँ से यहाँ वो पहुंच गया ना 40 टाइम में। तो मैं यहाँ से वहां का इक्वेशन लिखता हूँ, एस बराबर, यू तो जीरो है क्योंकि रिलीज हो जा रहा है, रिलीज हो रहा है ना, तो हाफ इंटू 10 इंटू 4t का स्क्वायर बराबर एस। अब एस मेरा कितना है 16, तो 16 पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो हाफ इंटू 10 इंटू 16 इंटू टी स्क्वायर, 16 से 16 कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया, √5। यहाँ से टी कितना कैलकुलेट होके आ गया, टी कम्स आउट टू बी √5। ठीक है। हाँ भैया। तो अब तुम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना होगा, कितना टी टाइम में मूव कर जाएगा आगे। तो टी टाइम में कितना मूव कर जाएगा आगे, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर 5, यानी कि कितना आ गया ये, फर्स्ट और सेकंड के बीच का अगर ड्रॉप देखें तो 25 मीटर तक। कहीं गलती हो गया क्या? √5 है। √5 है तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा ना।
फर्स्ट सेकेंड टी, थर्ड टी, फोर्थ टी, ठीक है। और फर्स्ट, अच्छा एक गलती हो गया ना, ये 1/√5 होगा, आई एम सॉरी, 1/√5 होगा, कैलकुलेशन गड़बड़ी में, ठीक है। 1/√5 आया। तो पहला, अब बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हाफ GT² के बराबर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 1/5, यानी 1 मीटर का। फिर मैं निकालूंगा सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो 3 मीटर। वो 3 मीटर आएगा। नहीं, वो 3 मीटर की, वो भी तो उतना ही आएगा जितना इसका है, इसमें अंतर क्या होगा, सेकेंड थर्ड का नहीं। अब मैं समझ गया, सेकेंड थर्ड का नहीं, समझ रहे हो ना, सेकेंड थर्ड का भी वही होगा जो फर्स्ट सेकेंड का होगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे, क्योंकि सब सिमेट्रिकली निकल रहे हैं ना, हर टी के बाद में निकलेंगे, तो सबके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना। हाँ भैया। हाँ भैया। तो बस नहीं तो 1 मिनट रुक जाओ, मुझसे एक गलती हुई और उस गलती को मैं पहचान गया, तो कुछ भूल नहीं रहे हो ना, आज मेरा भी गलत होते जा रहा है, बताता हूँ क्या गलती। देखो यहाँ पे क्या गलती हुआ है, यहाँ पे गलती ये हुआ है, मान लो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप गिरा, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको लग गया 40 टाइम। अब जो मेरा सेकेंड ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप जो मेरा है, वो जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से यहाँ गिरा, ये 3T टाइम गिरा होगा, समझना। फर्स्ट ड्रॉप 40 सेकेंड चला है, सेकेंड ड्रॉप 3T सेकेंड चला है, तो सेकेंड ड्रॉप यहाँ पहुंचा है, फोर्थ ड्रॉप यहाँ पहुंचा, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुंचा है, यही तो होगा इनके बीच का डिस्टेंस। तो मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा, यानी कि मुझे पहले सेकेंड ड्रॉप कितना चला उसको निकालना है, फर्स्ट ड्रॉप कितना चला उसको निकालना है, और दोनों को माइनस कर देना है। तो फर्स्ट ड्रॉप तो मुझे पता ही है ना 16 मीटर चला है, उसमें तो हमको निकालने का कोई जरूरत है नहीं। सेकेंड ड्रॉप कितना चला होगा, हाफ इंटू जी इंटू 3T का स्क्वायर, क्योंकि वो सॉरी वो 40 चला है, फर्स्ट ड्रॉप 40 चला है, तो सेकेंड ड्रॉप 3T चला होगा, दिस कम्स आउट टू बी, कितना आ जाएगा ये, 9 मीटर। तो यानी सेकेंड ड्रॉप 9 मीटर चला है, फर्स्ट ड्रॉप 16 मीटर चला है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये बताओ। 7 मीटर। 7 मीटर। अब समझ में आया क्या गलती हो रहा था मुझसे, या फिर इसका कैसे निकलेगा। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में इतना होगा, थर्ड ड्रॉप कितना चला होगा, हाफ जी इंटू 2T का स्क्वायर, आया ना, हाँ भैया। दिस कम्स आउट टू बी 4 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस। और थर्ड फोर्थ जो होगा वो कितना होगा, हाफ GT², दिस कम्स आउट टू बी 1 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर। यानी फर्स्ट सेकेंड के बीच का डिस्टेंस 7 मीटर है, सेकेंड थर्ड के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, थर्ड फोर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना मीटर आ गया, 3 मीटर आ गया। तुम लोग एक पैटर्न देखे इसमें, कोई पैटर्न तुम लोग को दिखाई दिया क्या, वो लोग 2-2 मीटर मतलब कम होते जा रहा है वो लोग का। सबसे बड़ा बात है वो ऑड है, ऑड है वो बात, ठीक है, वो तो बोलोगे भैया ये क्या बात हुआ, जरूरी है क्या, कुछ भी हो, ये तो ठीक है। चलो मैं तुम लोग को ना एक चीज बताता हूँ, रुको एक मिनट, मुझे एनसीईआरटी निकालने दो। तुम लोग के पास एनसीईआरटी है क्या 11th की, हाँ भैया। सबके पास है, कोई तो होगा ही जिसके पास नहीं होगा। रुको रुको एक मिनट। ये इसको गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स बोलते हैं, मुझे याद आया। एनसीईआरटी पेज नंबर 50, फर्स्ट पार्ट 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 50 निकालो। अगर एनसीईआरटी है 11th की तो फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 50 निकालो, उसमें देखो मैं कुछ दिखाता हूँ। मेरे पास पीडीएफ नहीं है एनसीईआरटी, अगले क्लास में ना मैं पीडीएफ लेके आऊंगा।
उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। निकाल लिए? दो मिनट भैया। एक लॉ है, उसको बोलते हैं गैलीलियो साहब का लॉ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, तो उनके लॉ को बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। भैया पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर 50। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। मिला? हाँ भैया। अब उसको पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा है, सब पढ़ो। अगर बुक है सबके पास सब उसको पहले पढ़ो। सिर्फ उसका जो डब्बा दे रखा है ना 3.6, एग्जाम्पल 3.6 जो है, उसका जो डब्बा में दे रखा है लॉ, वो पढ़ना। गैलीलियो ने तो सर ये वेरीफाई किया था, गैलीलियो जी ने। इसको मैं कोई टॉपिक के अंदर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये क्वेश्चन दिखा ना, मतलब जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाया उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये लॉ भी है गैलीलियो का, तो इसलिए बता रहा हूँ। जल्दी मिलेगा नहीं किसी बुक में, ये लॉ एनसीईआरटी में दे रखा है। वैसे कोई लॉ है नहीं दरअसल, मतलब कहने का तो कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है ये, गैलीलियो का खुद का एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ दरअसल एक कंक्लूजन है। मैं फोटो खींच के ना ग्रुप पे सेंड करो, अगर बच्चे के पास एनसीईआरटी नहीं होगी तो यहाँ से देख लेना। हम्म, देखो ये है ना, दिस इज गैलीलियोज, ठीक है। हाँ, Galileo's law of resistance traversed during equal intervals of time by a body falling from rest distance to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with the unity। कह क्या रहा है ये लॉ कि अगर किसी बॉडी को हम रेस्ट से छोड़ देना, तो ऐसा है? हम्म, ये लॉ ये कहता है कि अगर मैं किसी बॉडी को रेस्ट से लीव कर दूं ना, रेस्ट से छोड़ रहा हूँ किसी हाइट से, तो हर सेकेंड जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, हर सेकेंड मान लो पहला पहला सेकेंड वो ट्रेवल किया एक्स, तो सेकेंड वाले सेकेंड में यानी दूसरे सेकेंड में वो ट्रेवल करेगा 3x, तीसरे सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5x, चौथे सेकेंड में ट्रेवल करेगा 7x। दिस इज द लॉ। ये लॉ तो है नहीं ना, एक तरह का ऑब्जर्वेशन है गैलीलियो का, कि अगर मैं किसी बॉडी को रेस्ट से छोड़ दूं, अगर इफ आई रिलीज अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट, तो वो फर्स्ट सेकेंड में x ट्रेवल करेगा, उसके बाद वो 3x ट्रेवल करेगा, उसके बाद वो 5x ट्रेवल करेगा, उसके बाद वो 7x ट्रेवल करेगा। समझ में आया? हाँ भैया। दिस इज द लॉ। यही लॉ थोड़ा सा तुम लोग को देखो यहाँ बोलता ना प्रूव इट, मैंने प्रूव कर दिया बस, वही वो जो क्वेश्चन कराया उसी से प्रूव हो गया। समझ में आया ना? चलो, ये एनसीईआरटी का अपने से अगर पढ़ना फिर से तो पढ़ना, इसको खुद से प्रूव करके सोचना कैसे, और कोई तरीका है क्या प्रूव करने का। तो दिस इज ऑल अबाउट गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अब हम लोग शुरू करेंगे एक नया पार्ट इस चैप्टर का, डेट इज कॉल्ड ग्राफ्स। ग्राफ्स को पढ़ेंगे, यहाँ तक जितने क्वेश्चंस करने थे हमने कर लिया। पहले हम लोग ग्राफ के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज समझेंगे, फिर उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग काइनेमेटिक्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करना सीखेंगे। समझते हैं? टॉपिक होगा ग्राफ।
ठीक है, सबसे पहला जो ग्राफ हम लोग को, पहले तो हम लोग स्लोप में बता रखा हूँ पिछले चैप्टर में स्लोप क्या होता है, मैं स्लोप फिर से बता देता हूँ एक बार। अगर मेरे पास कोई भी लाइन है, इफ आई हैव अ लाइन, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, कोई भी अगर मेरे पास लाइन है इस टाइप से, वो x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है इसका tan, यानी कि tan थीटा, दिस इज कॉल्ड स्लोप। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए, इसी को इस लाइन का स्लोप कहते हैं, ये ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप का मैंने एक बार अति कर दिया, बाद बाकी इसका थोड़ा मोड़ा यूज लेंगे। ग्राफ्स बहुत तरह के होते हैं, सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग देखेंगे दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये है क्या, पहले ये समझते हैं। ग्राफ जो होता है ना, वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंडीशन का, और पिक्चर आपको ज्यादा समझ में आता है। आप खुद बताओ, आप कोई किताब पढ़ते हो सकता है वो आपको ज्यादा दिन याद ना रहे, लेकिन अगर आप कोई मूवी देखते हो तो वो आपको ज्यादा दिन याद रहता है। खैर ज्यादा दिन नहीं तो कम से कम बुक के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा याद ही रहता है। उसका कारण ये है कि वहां पे आप एक मूविंग पिक्चर को देखते हो ना, चलता हुआ चीज को देखते हो, तो मूविंग पिक्चर को देखते हो तो आपको ज्यादा दिन तक वो दिमाग में ही रहता है एज कम्पेयर टू कोई स्टैटिक चीज जो कि बुक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ भी कोई चलता हुआ चीज नहीं है, बट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो ज्यादा अच्छा लगता है, एक ज्यादा एनालिसिस करने में ज्यादा मजा आता है चीजों को। तो है क्या, पहले इसका ग्राफ का प्रॉपर्टी समझते हैं क्या क्या है। मान लो कि हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे पोजीशन है। अभी हम लोग एक डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, यानी रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ एक्स का बात करेंगे। एक्स वाई जेड तीनों हो सकता है कहीं कहीं। मान लो कोई कहता है कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट दिस, इस ग्राफ का कोई एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ये समझते हैं। वैसे ये पॉइंट है, और इस समय जो मेरा टाइम है वो 2 सेकेंड है, और एक्स का वैल्यू 10 मीटर। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा? क्या लगता है, किसी का कोई सोच होगा ना, तो होगा कि भैया ये पॉइंट ये करता होगा। ये पॉइंट जो है सेकंड है, उसमें वो 10 मीटर तक ट्रैवल कर चुका है। नहीं नहीं, पोजीशन मतलब वो 10 मीटर पे है, ट्रेवल करने का बात अभी नहीं है। तुम्हारा आधा बात सही था, आधा बात थोड़ा सा अलग हो गया। बात क्या सही था, देखो कि ये बात सही है कि वो 2 सेकेंड पे है, और वो 2 सेकेंड पे ऑरिजिन से, ऑरिजिन मतलब जिस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं वहां से वो 10 मीटर पे खड़ा है अभी। पोजिशन टाइम ग्राफ का मतलब, जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि ये हम, मेरा लाइन है जिस पे बडी खड़ा है, ये ऑरिजिन है, और यहाँ पे पार्टिकल है अभी 10 मीटर पे 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो 10 मीटर पे अगर पार्टिकल खड़ा है, मैं यहाँ से डिस्टेंस नाप रहा हूँ, मेरा ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब ऑरिजिन मान लो एक तरीका से। अब अगर मैं लगातार इसको घूरे जा रहा हूँ, इस आदमी को, मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मेरे रिस्पेक्ट में ये 10 मीटर की दूरी पे, और मैं इस आदमी को लगातार घूरे जा रहा हूँ, और मैं घूरते हुए ये देख रहा हूँ कि आदमी वहीं पे खड़ा है, तो यानी कि 2 सेकेंड पे अगर खड़ा है तो जस्ट 2 सेकेंड के बाद भी वहीं खड़ा होगा। मैं मानता हूँ, अब समझना, जिस समय से मैं इस आदमी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, उस समय को मैं टी इक्वल टू 0 मानूंगा। जब मैंने इस आदमी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसको मैं टी इक्वल टू 0 मान रहा हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जब से इस आदमी को ऑब्जर्व करना शुरू किया हूँ ना, वो 10 ही मीटर पे खड़ा है, तो 0 सेकेंड पे भी वो 10 पे ही होगा, 0 के कुछ बाद भी 10 पे ही होगा, 0 के उसके बाद भी 10 पे, 10 पे, 10 पे, 10 पे, इस टाइप से सारे सारे पार्टिकल्स क्या बता रहे हैं। मैं हर पॉइंट बना रहा हूँ, हर पॉइंट बनाना मतलब देखो इस सेकंड पे वो वहाँ था, 2 सेकंड पे वहीं है, इसी तरह चलते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ वहीं पे खड़ा ही, वहीं पे खड़ा ही। तो ये कैसा लाइन आया, हॉरिजॉन्टल ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया ना, आया ना। हाँ भैया। यानी जब भी कभी किसी पोजीशन टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे, क्या है, रेस्ट पे है। मेरे रिस्पेक्ट में अगर ये पार्टिकल यहाँ से हिल ही नहीं रहा तो मेरे रिस्पेक्ट में तो मूव नहीं कर रहा ना, वो रेस्ट पे है ना, आया ना। हाँ भैया। इसका मतलब क्या हो गया
कि जब भी किसी पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल हो इस टाइप का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, ये पहला टाइप का मेरा ग्राफ आ गया। ओके, अब एक और तरह के ग्राफ को कंसीडर करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे हूँ और मैंने क्या गौर किया कि एक आदमी मेरे साथ खड़ा था t=0 पे, और वो किसी कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़े जा रहा है। तो मेरे ख्याल से, अच्छा तुम लोग y=mx+c जानते हो क्या होता है? किसका कर्व, किसका ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन में c 0 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करता हुआ नहीं, क्योंकि उसके लिए c को 0 होना चाहिए। चलो कोई नहीं, इतना समझ में आया ना कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। अब अगर कोई आदमी कांस्टेंट स्पीड v से बढ़ रहा है, जो कि इनिशियली यहाँ था, तो t टाइम के बाद उससे मेरी दूरी क्या होगी? आफ्टर टाइम t उससे मेरी दूरी कितनी होगी? वीटी। vt। तो यानी x को मैं क्या लिख सकता हूँ? vt, जहाँ पे v एक कांस्टेंट है। अब तुम बताओ ये कैसा ग्राफ होगा? क्या इस टाइप का कुछ ग्राफ दिख रहा है? x और t के बीच में एक लीनियर ग्राफ है ना? हाँ कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ भैया। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये जो थीटा होगा ना, दिस थीटा, ये जो थीटा बनेगा, तो टेन थीटा बराबर भी होगा, ये ध्यान रखना। ये जो भी है ना स्पीड, वो भी होगा। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज पता चला कि पोजीशन टाइम ग्राफ का किसी पॉइंट पे जो स्लोप होता है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो किसी पॉइंट पे स्लोप होता है, वो उस पॉइंट पे उसका क्या बताता है? स्पीड बताता है। क्या बताता है? स्पीड बताता है, ये ध्यान में रखना। और जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा ही उसका स्पीड। क्लैरिटी है इस पॉइंट पे? भैया एक बार फिर से बताइए ना। हाँ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ से एक चीज, इस कंडीशन में हमने क्या बोला? कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, शुरू में पार्टिकल यहाँ था, तो टी टाइम के बाद उसका मेरे से दूरी कितनी हो जाएगी? वी टी, वी इंटू टी, यानी कहीं यहाँ पे होगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी वी टी। तो यानी कुछ जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आया वो क्या आया? एक्स बराबर वी टी का आया। अब ये इक्वेशन एक्स और टी में कैसा है? एक लाइन का इक्वेशन है कि नहीं? लाइन का इक्वेशन ना, जहाँ पे भी तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो भी कांस्टेंट होने का जो हमने ग्राफ बनाना पोजीशन और टाइम के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन बना। ये इस ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब जो ये स्लोप है ना तुम्हारा, ये जो स्लोप, ये जो एंगल थीटा है उसका टेन थीटा, इसे स्लोप, स्लोप जो है वो तुम्हारा भी के बराबर है। स्पीड, स्पीड ये जो भी है ना, उसके बराबर तुम्हारा स्लोप है। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा स्पीड होगा। कहने का मतलब क्या है? देखो, मान लो क्वेश्चन मेरे को ये दे दिया है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, एक, मान लो ये बॉडी ए का ग्राफ है और ये बॉडी बी का ग्राफ है। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो बताओ स्पीड किसका बड़ा है? वी बी का, वी बी बड़ा है कि वी ए बड़ा है? क्या लगता है? बी। बी बड़ा है। वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। इसका कारण क्या है? कि खुद सोचो, खुद सोचो, एक समय के लिए, समय के लिए सोचना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एनालाइज करना सीखेंगे अपन। शुरू में दोनों यहीं पे थे जहाँ पे शुरुआत हुआ, कुछ समय के बाद, टी टाइम के बाद, ये टी टाइम मान लो इस पॉइंट पे, इसका पोजीशन कुछ ये है और इसका पोजीशन कुछ ये है। खुद सोचो, ए कहीं यहीं पे है, यहाँ पे, और मेरा बी कहीं यहाँ आ गया, तो सेम टाइम में बी ज्यादा दूरी चल गया ना एज कम्पेयर टू ए। क्या लगता है? हाँ भैया। तो इसका मतलब स्पीड बी का ज्यादा होगा ना एज कम्पेयर टू ए। इसका मतलब जिसका ग्राफ ज्यादा ऊपर उठा होगा ना, ऊपर, जैसे ये इससे ज्यादा ऊपर उठा ये है, तो जिसका जितना ऊपर उठा होगा उसका उतना ज्यादा स्पीड होगा, ये ध्यान रखना। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन है ग्राफ का, और कुछ नहीं। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत बोलो, अभी मैं फिर से बता दूंगा।
क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक समझना जरूरी है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ्स का। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस ग्राफ पे, क्वेश्चन पे। चलो अब मैं इस पे पॉइंट लिखा देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्राफ से रिलेटेड है वो ये है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कल को तुम्हें एक्सटी का ग्राफ, अभी तो स्ट्रेट लाइन मैंने बताया ना, कैलकुलेटर सपोज ये तुम्हारे पास ग्राफ आ गया एक्सटी का, तो तुमसे पूछता है बताओ किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे उसका स्पीड कितना है, यानी कि मान लो इस टाइम पे पूछ रहा है स्पीड कितना है तुम्हारा। तो कुछ नहीं करना है, अपने को ग्राफ में उस पॉइंट को ढूंढना है और उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेना है। तो स्लोप कुछ यूं आया, स्लोप का वैल्यू क्या निकलता है, किसी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं, dx बाई dt ही होता है ना। तुम लोग को पहला चैप्टर याद है ना, क्योंकि पहला चैप्टर अगर याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं समझ में आएगा बाय गॉड इसमें, मुझे सब मालूम है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं समझ में आता अगर पहला चैप्टर क्लियर नहीं है तो। मैंने ये भी बोला था कि स्लोप जो होता है वो किसी पॉइंट का वो dy बाई dx के बराबर होता है, याद है। हाँ भैया। वहां पे मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, डिपेंडेंट वेरिएबल y था। यहाँ पे इंडिपेंडेंट t है, डिपेंडेंट x है, तो मैंने यहाँ पे dx बाई dt स्लोप होता है ना। तुम लोग ये तो जानते हो ना कि dx बाई dt ही तो स्पीड होता है, याद है मैं बोला भी था। हाँ भैया। तो dx बाई dt स्पीड होता है और ग्राफ का स्लोप भी तो dx बाई dt ही होगा ना। तो dx बाई dt यानी कि ग्राफ का, xt वाले ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे तुम जो स्लोप निकालोगे ना, दैट विल गिव द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पे स्पीड क्या है, इस टाइम पे क्या होगा, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे स्लोप निकाल दिए, dt बाई dx कर दिए। अभी करेंगे क्वेश्चन पे तो और क्लैरिटी आएगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे निकाल दिए, तो दैट विल गिव अस व्हाट इज द स्पीड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। चलो अब आगे बढ़ा जाए। इसी का दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, xt graph is a straight line, the velocity is constant. If xt graph is a straight line, if xt graph is a straight line, the velocity is constant. अगर टेढ़ा मेरा कर्व नहीं है यानी स्ट्रेट लाइन है तो समझ लेना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका। ठीक है, जैसे कि ऐसे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये ग्राफ हो गया xt, ये ग्राफ हो गया, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्पीड मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अभी अगर मैं पूछूं, जैसे मान लो एक और देता हूँ, ये x, ये t, ये मेरे पास एक पार्टिकल है और ये मेरे पास दूसरा पार्टिकल, दिस इज a, दिस इज b, एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। तो v ऑफ a कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। यानी कि ये पार्टिकल ए के मोशन का ग्राफ है और उसका थीटा दे रखा है, तो स्पीड ए कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 मीटर पर सेकेंड। और v ऑफ b that is tan 60 डिग्री, that is equal to √3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? हाँ भैया। ओके, ठीक है डॉक्टर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ज्यादा क्लैरिटी आएगा इससे। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो यहाँ तक तो बोलो, कुछ भी डाउट हो तो बोलो, तब मैं क्वेश्चन पे करूंगा। वाह, आधे से ज्यादा बच्चे तो गायब ही हो गए, मात्र 3 बच्चे तुम लोग, ऐसा क्यों? नहीं समझ में आता तो भागना थोड़ी ना कोई उपाय होता है किसी चीज का, लड़ेंगे तभी तो जीत पाएंगे ना किसी चीज से। मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग में से किसी को डाउट हो तो बोलो। नहीं, नहीं भैया। ओके ठीक है, हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। कोई बहादुर आदमी हमेशा अकेले ही रह जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी लगे ना कि सब भाग के चला गया, मैं क्यों रुकूं, तो हमेशा ध्यान रखना, बहादुर आदमी हमेशा अकेले ही रहता है। चलो
अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ग्राफ कुछ ऐसा है, मैं इसको स्केल भी कर देता हूँ। दिस इज 10, दिस इज 15। ओके, ग्राफ कुछ यूं है। इस पे कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है ये तुम्हारा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये स्लोप घूम रहा है ना, वो 5 सेकेंड है। फिर ये वाला पॉइंट जहाँ फिर से घूम रहा है, दिस इज 9 सेकेंड। ये जहाँ पे तुम्हारा है कट कर रहा है, दिस इज 4 सेकेंड। एंड दिस इज योर 1 सेकेंड। ठीक है, ये 4 सेकेंड, ये 9 सेकेंड, और जहाँ खत्म हो गया तुम्हारा मोशन, दिस इज 10 सेकेंड। ये तुम्हारा 15 पे आके खत्म कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 10 से शुरू हो रहा है 5, और तुम लोग को बताना क्या क्या है, ये बोला तुम्हारा पोजिशन टाइम ग्राफ है। सब कुछ स्केल कर दिया हूँ, सब कुछ कर दिया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तुम लोग को ये बताना है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 10 सेकेंड। सबसे पहले तुम्हें इस ग्राफ को देख के ये बताना है कि t is equal to 0 से t is equal to 10 के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये बोलो। शॉर्टेज shortest डिस्टेंस। distance joining initial and final point. इसको भूलो, इस फॉर्म, इस चीज को भूल जाओ। मैंने बताया था ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बताओ, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, 10 meter, और t इज इक्वल टू 10 पे पार्टिकल कहाँ पे है। 15 meter, तो चेंज इन x कितना आया, 15 minus 10, 5 meter. बस आ गया डिस्प्लेसमेंट तुम लोगों का। डिस्प्लेसमेंट ये होता है ना कि इनिशियली कहाँ है ये देख लो, फाइनली कहाँ है ये देख लो, और दोनों को घटा दो। तो फाइनल माइनस इनिशियल बराबर डेल्टा एक्स बराबर 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू सेकंड कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था मैं। हाँ भैया। सेकंड वाला पार्ट पहला चैप्टर को कंज्यूम करेगा। अब तुम लोग ये बताओ, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। वो सब समय बताना जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ग्राफ देख के बताओ कहाँ कहाँ लगता है ग्राफ पे वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 होना का मतलब क्या, 0 होना ग्राफ के रिस्पेक्ट में। स्लोप 0 हो जाएगा। अब स्लोप कहाँ कहाँ 0 है ग्राफ का, ये कैसे पता करते हैं। 1 सेकेंड पे है, 5 सेकेंड पे और 9 सेकेंड पे। हाँ, जहाँ जहाँ ग्राफ टर्न लेता है ना, जहाँ जहाँ ग्राफ टर्न लेता है वहां वहां उसका स्लोप 0 होता है। याद है, मैंने पहला पहला मतलब पिछले चैप्टर में बताया था। तो जिस जिस हाँ भैया। अब मैंने ये भी बोला, अब ध्यान रखना, सब टाइप के ग्राफ में ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना। ये स्पेसिफिकली पोजिशन टाइम ग्राफ के लिए बोल रहा हूँ कि पोजिशन टाइम ग्राफ का जहाँ पे स्लोप 0 होगा ना, उसी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो अब स्लोप जहाँ 0 होता है, जहाँ ग्राफ टर्न लेता है, तो टाइम क्या क्या आ गया, 1, 5 एंड 9 सेकेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 10 सेकेंड्स। t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी निकालना है, बताओ।
1/2 मीटर पर सेकेंड। 1/2 मीटर पर सेकेंड। ओ अच्छा ठीक है। अनिकेत तुमको क्या लगता है क्या होगा? चलो 1/2 मीटर पर सेकेंड सही तो है। मेरे ख्याल से एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एम आई राइट? हाँ भैया। बस टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम लोग निकाल ही लिए थे ना 5, और टोटल टाइम 10, तो आ गया हाफ, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है तुम लोगों का, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये डी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, ये मुझे अच्छा लगता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड हाउ मैनी टाइम्स पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ध्यान रखना, यहाँ ग्राफ का डायरेक्शन को नहीं बोल रहा है, मोशन की डायरेक्शन को बोलता है, कितना बार रिवर्स किया गया है पूरे के पूरे जर्नी के दौरान, यानी कि 0 से 10 सेकंड के बीच में। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बताओ, ग्राफ देखो यहाँ पे, कैसे पता करेंगे? 3 बार भैया। 3 बार? और ये ऐसा क्यों लगा 3 बार होगा? क्योंकि इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो 3 जगह पे 0 हो रहा है ना, और वहाँ पे इसका स्लोप भी 0 हो जा रहा है, तो ये अपना डायरेक्शन बदल रहा है मोशन का, इसलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बात समझो क्या है, इसको कैसे पता करेंगे खुद सोचो। अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलते चला जाएगा तो एक्स तो लगातार बढ़ते जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भैया। लेकिन खुद सोचो, इस पॉइंट पे आके एक्स घटना शुरू हो गया, इस पॉइंट पे आके एक्स बढ़ना शुरू हो गया, और इस पॉइंट पे आके फिर एक्स घटना शुरू हो गया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन 3 पॉइंट पे रिवर्स हुआ है। और मैंने पिछले मतलब कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि रिवर्स वहां होता है जहाँ पे की डायरेक्शन ऑफ सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए उस पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो बस आंसर इज 3 टाइम्स। ओके, अब कुछ कुछ हम लोग एनालाइज करेंगे ग्राफ्स को, ग्राफ को एनालाइज करेंगे। ये तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ था ना अभी तक हमने जो पढ़ा पिछले वाले में, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा ग्राफ था। लेकिन अब थोड़ा सा कर्व को समझेंगे, कर्व क्या बताता है। समझो एक चीज, इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें कोई पिछला क्लास का नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक्स टी का ग्राफ है, और तुम्हारा ग्राफ कुछ यूं है, दिस इज योर ग्राफ। अब हमें ये पता करना है कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये पता करना है basically। इसका मतलब क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे स्लोप बताओ कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है कि एक्यूट एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे? ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है। और जैसे से तुम नीचे आते जाओगे, यानी टाइम में जैसे से आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे और नीचे चला जाएगा। क्या लगता है, ये एंगल और बड़ा हाँ हो गया ना? भैया। यानी एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे कि ये 0 हो जाएगा, मतलब स्लोप ऐसा लग रहा है ना कि धीरे 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 स्लोप लगता है और झुकते जाएगा, इस समय ऐसा आएगा 0 हो जाएगा। हाँ है ना? भैया हाँ बड़ा भैया। नहीं, छोटा हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे देखो थीटा क्या लग रहा है, लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? सोचो एक बार, सोचो थोड़ा सा, यहाँ से थीटा बढ़ते जा रहा है कि नहीं? हाँ लेकिन फिर अगर बढ़ेगा तो, अच्छा हाँ समझ आया अभी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा लाइन लेट जाएगा। ये जो लाइन है ना, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, देखो, ये जो लाइन है, ये जिसको भी मैं ब्लू कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे लेट रहा है कि नहीं लेट रहा?
अब तुम लोग हाँ भैया। अब ग्राफ से एक चीज बताना, पूरे के पूरे ग्राफ में स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव इसलिए क्योंकि टेन थीटा ऑब्ट्यूज में कैसा होता है, निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। तो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे लगातार स्लोप निगेटिव है। तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो स्लोप है। अब वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल निगेटिव, वेलोसिटी के निगेटिव होने का मतलब खुद सोचो एक समय के लिए, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है ना। खुद सोचो, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे है, इस टाइम पे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे यहाँ आ गया, इस टाइम पे यहाँ आ गया, यानी कि लगातार पार्टिकल का डिस्टेंस घटे जा रहा है। इसका मतलब कि पार्टिकल ओरिजिन की तरफ लौट आ रहा है ना, ओरिजिन की तरफ चलते आ रहा है। हाँ भैया। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि आगे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखे हैं हम लोग ना, वो हमेशा मान के चलते हैं। ये नहीं कोई देगा नहीं, हम लोग मान लेंगे, अगर नहीं दिया है तो मान लेंगे कि आगे का डायरेक्शन जिस तरफ एक्स बढ़ रहा है वो पॉजिटिव है, तो जिस तरफ एक्स घटेगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप का पॉजिटिव या नेगेटिव होना वेलोसिटी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिसाइड करेगा। ठीक है। हाँ अच्छा। भैया। अच्छा, तुम लोग इसका मतलब समझते हो क्या, स्टेपनेस? स्टेपनेस का मतलब, हाँ, मतलब कितना झुका हुआ है। हाँ मतलब जैसे देखो, ये बताना कि ये लाइन ज्यादा स्टीप है कि ये ज्यादा लाइन स्टीप है? फर्स्ट वाला। पहला वाला। हम्म, हम्म, रुको 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 रुको, पहला वाला स्टीप कहाँ से हुआ? दूसरा वाला ज्यादा स्टीप होगा ना। ढलान जानते हो ना, ढलान जिसको बोलते हैं, हाँ भैया। जहाँ पे अचानक, अब बोकारो में तुम लोग हो तो तुम लोग नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। बोकारो में तो रोड सीधे उठ जाता है कहीं कहीं, मतलब ऐसा है कि ऊपर नीचे होते रहता है ना। तो अब क्या है कि जहां जितना ढलान होगा ना, तुमको उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए रोड पे, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ। इस इस रोड पे चढ़ने में तुमको आसानी होगा, लेकिन इस रोड पे चढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो जिस रोड पे ज्यादा चढ़ने में दिक्कत होगा ना, ज्यादा स्टीप होता है। ये ज्यादा स्टीप है ना, जो जितना ज्यादा खड़ा, जितना ज्यादा खड़ा होता है ना उतना ज्यादा स्टीप होता है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा सोया हुआ है अंदर की तरफ, इसलिए कम स्टीप है। ज्यादा खड़ा है तो स्टीप इसका ज्यादा, स्टीपनेस ज्यादा है इसका। अब ग्राफ में तुम एक चीज गौर करो, स्टीपनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है ग्राफ में? स्लोप का स्टीपनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बताओ। बढ़ रहा है। नहीं 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 नहीं। एक करते हैं, रुको। देखो, अभी एक कुछ ऐसे है, ठीक है, कुछ देर के बाद ये लेट जाएगा, तो यहाँ तो कुछ ढलान रह ही नहीं गया ना, यानी कि ढलान यहाँ पे ज्यादा था और धीरे धीरे करते करते क्या हो गया? भैया मतलब ज्यादा स्टेपनेस का मतलब होता है कि वो और ज्यादा ढलान बढ़ते जाएगा। हाँ, ज्यादा स्टीपनेस का मतलब ज्यादा ढलान बढ़ते जाएगा, यानी वो ज्यादा अच्छा। खड़ा होता जाएगा। तुम बताओ, तुम दीवार अच्छा। पे चढ़ पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री पे होता है ग्राउंड से। हाँ। ज्यादा स्टीप होता है ना, जितना ज्यादा ढलान नुमा चाहिए उतना ज्यादा दिक्कत चढ़ने में। इसलिए याद रखना, जितना ज्यादा खड़ा होगा ना कोई लाइन, उतना ज्यादा स्टीप होगा। ये चीज अच्छे से समझो, क्योंकि बहुत यूज होगा, अच्छे अच्छे जगह यूज होगा इसको पूरे फिजिक्स में भी। जितना ज्यादा खड़ा होगा कोई चीज उतना ज्यादा स्टीप होगा। अब सोचो खुद, ये जो लाइन है ये धीरे धीरे लेटते जा रहा है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ यानी भैया। स्टीपनेस क्या हो रहा है लगातार? घट रहा है। स्टीपनेस बेसिकली किसी पॉइंट पे ना स्पीड बताता है, क्या बताता है? स्पीड। स्पीड बताता है। स्लोप बेसिकली वेलोसिटी है, और स्लोप ही बेसिकली स्टीपनेस ही बताता है। अब क्योंकि स्पीड जितना बड़ा है तो स्टीपनेस उतना ही ज्यादा स्पीड। यहाँ उसको लिखा देता हूँ मैं। स्टीपनेस समझना बहुत जरूरी है, किसी लाइन का स्लोप कैसा है ना उसको कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ रहे ना ज्यादा अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे करते इस सबका इतना यूज होगा ना कि तुम लोग समझ ही जाओगे। स्टीपनेस, स्टीपनेस में डबल पी नहीं होता है, एक ही पी होता है, एन ई डबल एस।
गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। ठीक है, स्टीपनेस बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देता है। तो हम यहाँ ये कहते हैं कि स्टीपनेस अगर डिक्रीज करेगा तो स्पीड भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे स्टीपनेस डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे स्पीड भी डिक्रीज कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी निगेटिव है ना, वेलोसिटी निगेटिव है। याद है मैंने बोला था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होता है? बढ़ता है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट हो तो स्पीड क्या होता है? घटता है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है इस ग्राफ में? घट रहा है। तो घट रहा है। यानी कि वेलोसिटी अगर निगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। फ्लो में थे तुम लोग, बोल सकते थे, फ्लो ही टूट गया तुम लोग का। फिर से मैं फ्लो में लाता हूँ, रुको। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घट रहा है, कम कम हो तो रहा है। तो स्पीड अगर निगेटिव है तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा अगर स्पीड घट रहा है तो? ये एक्सेलरेशन, नेगेटिव। एक मिनट, माइक माइक ऑफ करो, हो जाए। तो लोग फ्लो में तो फ्लुएंट हो गए यार। स्पीड घट रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे। वेलोसिटी निगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अब तुम लोग फ्लो में आए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, यानी आगे की तरफ एक्सेलरेशन, स्पीड पीछे की तरफ है। तो ये एनालिसिस ऑफ ग्राफ हुआ। देखा, एक ग्राफ को इसे इतने अच्छे से एनालिसिस किया जाता है तब जाके कहीं कुछ कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। अब मैं इस ग्राफ को अच्छे से बनाता हूँ और फिर तुम लोग देखना, समझना क्या है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ था, हमने स्लोप देखा, स्लोप देखा, स्लोप देखा, स्लोप देखा। अभी नीचे रेटे चला गया, यानी इसका लगातार इस वेलोसिटी क्या है? निगेटिव, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि स्टीपनेस घट रहा है तो स्पीड घट रहा है यहाँ पे, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो हमने बहुत कुछ यहाँ से डिड्यूस कर लिया, मोशन के बारे में ग्राफ से बहुत कुछ डिड्यूस कर लिया ना, कि वेलोसिटी निगेटिव है, पोजीशन घट रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड घट रहा है, स्टीपनेस क्योंकि कम हो रहा है। अब तुम लोग, एक मैं ग्राफ देता हूँ, तुम लोग उसको एनालाइज करो, फिर मैं कुछ अच्छे से ट्रिक्स बता दूंगा जैसे काम बन जाएगा। एक और ग्राफ देता हूँ तुम लोग, उसमें मुझे ये बताना कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्टीपनेस घट रहा है या बढ़ रहा है, उससे स्पीड पता चल जाएगा। वो ग्राफ ये है, कोशिश करो थोड़ा सा, देखो होता है, क्योंकि कोशिश तो पार लगाएगा सब कुछ। ये है तुम्हारा ग्राफ, नया ग्राफ। अब तुम लोग इस पे दिमाग लगाओ कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्टीपनेस क्या हो रहा है, उससे स्पीड पता चल जाएगा। सिंपल बोलो तो स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है ये बताना, ये तीनों चीजें बतानी है। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, स्टीपनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो कोशिश करो, होता है। भैया स्टीपनेस बढ़ रहा है। विश्वास चाहिए। वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओके, वेलोसिटी पॉजिटिव है, आगे स्टीपनेस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन क्या लगता है? एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा। चलो देखते हैं, कुछ तो गलती कर गए हो तुम लोग, लेकिन फिर भी देखते हैं। यहाँ पे पहले स्लोप बनाते हैं। स्लोप कैसा लग रहा है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हाँ भैया। यहाँ पे स्लोप बताओ कैसा है, ऑब्ट्यूज के एक्यूट, ये कैसा एंगल है? ऑप्टिव, ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्ट्यूज होगा फिर।
ऑब्ट्यूज। हाँ यहाँ पे ऑब्ट्यूज, तो वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए ना वेलोसिटी को, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना। पूरे ग्राफ के दौरान स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना, तो वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव। वैष्णवी भी समझ में आया? भैया पर धीरे धीरे इसका ये एंगल जो है वो तो कम होते जा रहा है ना, धीरे फिर 90 डिग्री हो जाएगा फिर कम होगा। एंगल कम होना वो तुम्हारा स्टीपनेस बताएगा, स्टीपनेस बताएगा वो चीज। जितना एंगल 90 को टेंड करता है ना, उतना ज्यादा स्टीपनेस बढ़ता है। जितना ज्यादा एंगल 90 को अप्रोच करेगा, उतना ज्यादा स्टीपनेस बढ़ेगा। तो जो अनिकेत ने बोला ना स्टीपनेस बढ़ेगा, वो उसने सही बोला, क्योंकि देखो खुद देखो ना, पहले लाइन सोया हुआ था, फिर कहीं ना कहीं उठ के पूरा खड़ा हो जाएगा यहाँ पे आके। तो स्टीपनेस लगातार ग्राफ में टाइम के साथ बढ़ रहा है। बट वेलोसिटी का सॉरी, वेलोसिटी का साइन तो स्लोप का साइन होता है ना, ऊपर जो मैंने करवाया। अब स्लोप पूरे के पूरे मोशन के दौरान कैसा है, निगेटिव, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो वेलोसिटी कैसा होगा, निगेटिव। समझ में आया अब? हाँ भैया। अब तुम बताओ एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तुम ही लोग बताओ एक्सेलरेशन को क्या मानो, पॉजिटिव या निगेटिव? भैया स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो फिर तो मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो तुम मैं क्या मानो फिर, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव हो जाएगा फिर। बहुत अच्छा, समझ में आया। ऐसे ही ग्राफ को एनालाइज करते हैं, और इस ग्राफ से तुम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाता है, तुम लोग को पता ना हो, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ग्राफ का, तुम लोग समझ जाओगे कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो ना, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना। तो अगर ग्राफ अपना मुंह ऊपर खोले हुए है, लाइक दिस, अपना मुंह किस टाइप से ऊपर खोले हुए, एक बार ग्राफ नीचे खोल देगा जैसे, ये मतलब मुंह नीचे खोले हुए, अपना कर्व नीचे किया हुआ है, कर्व ऊपर किया हुआ है। जब कर्व ऊपर होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब कर्व नीचे होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। दिस इज अ ट्रिक लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ लाइक ट्रिक, ये ध्यान रखना। अगर कर्व ऊपर की तरफ होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कर्व नीचे की तरफ होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ये कैसे हो रहा है, कैसे प्रूव करेंगे, वो सब बात की बात है, कैसे हो रहा है वो बात की बात है। लेकिन ऊपर का दो केस देख के तुमको पता चला ना कि कर्व नीचे था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, कर्व ऊपर था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। दिख रहा है ना? हाँ हाँ भैया। भैया। बस यही तुम्हारा ट्रिक है आज का, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक बार खुद से एनालाइज करना, मैं एक दो ग्राफ और तुम लोगों को दे देता हूँ, तुम लोग खुद से उसको एनालाइज करना कि उसमें क्या क्या हो रहा है, लिख के लेते आना, परसों डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन है ये वाला, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ये दोनों ग्राफ्स हैं, इन दोनों ग्राफ्स हम लोग परसों डिस्कस, मतलब जब भी अब क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। भैया इससे ये ना वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और स्टीपनेस बताना है ना। हाँ हाँ, बस वही, क्या क्या साइन होंगे, कैसे कैसे। ठीक है भैया, बना लेंगे। ओके, ठीक है, तब बाय।